Hello dear students, welcome back in online teaching. Here is the book of grade 7 Geography. Dear students, as you all know, in previous video we have started our lesson number 4, which name is air, and also we have taken some information in the lesson. In previous video we have discussed about air pressure, wind and the types of winds, which are परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स. ओके, तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने एयर प्रेशर के बारे में, विंड के बारे में और जो विंड्स की टाइप होती है जो कि 3 है उनके बारे में डिस्कस किया था, उनके बारे में जानकारी ली थी. तो टोटल 3 टाइप्स होती है विंड्स की. वो होती है परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स. नाउ इन टुडेज वीडियो वी आर going to take information about remaining part of the lesson, which is here you can see cyclone, nature's fury. अब साइक्लोन का मतलब क्या होता है? जिसे हम स्टॉर्म कहते हैं, यानी कि चक्रवात जैसा होता है ना, उसे कहते हैं साइक्लोन. नेचर्स फरी यानी कि जो प्रकृति होती है, नेचर्स यानी कि प्रकृति, प्रकृति का, फरी का मतलब होता है रोष, क्रोध जिसे कहते हैं हम. अब ये क्रोध या फिर नेचर्स का जो फरी या फिर क्रोध कैसे दिखता है हमें, आप देख सकते हो कि फ्लड्स आते हैं, साइक्लोन आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं या फिर बड़े बड़े तूफान आते हैं. उन तूफानों में क्या होता है? बहुत लोगों का नुकसान होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारे घर हो या फिर आपत्ति जो भी कोई साधन सामग्री हो उनका नुकसान होता है, लोग मारे जाते हैं. फ्लड्स देखते हो आप, रिवर को फ्लड्स आते हैं या फिर स्टॉर्म्स आते हैं, बहुत ज़ोरों से हवा जब चलती है तो बहुत सारा नुकसान भी वहाँ पर होता है. तो ये जो काइंड होती है ये होता है नेचर्स फरी, यानी कि प्रकृति का रोष होता है. जब भी कोई नेचुरल बैलेंस बिगड़ता है तब उसका इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली जो अफेक्ट है वो लोगों के लाइफ पर होता है. तो इसी प्रकार का एक नेचर्स फरी या फिर प्रकृति का रोष ओडिशा जो प्लेस है, स्टेट है, वहाँ पर दिखाई दिया गया था. ये आप इस बॉक्स में देख सकते हो. एक विलेज है, वहाँ पर फ्लड की सिचुएशन, फ्लड सिचुएशन आप देख सकते हो. पूरी गांव में क्या है? पानी भरा हुआ है और लोगों का बहुत सारा नुकसान वहाँ पर जो है, लॉस वहाँ पर हुआ है. यहाँ पर दिया है डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय अ साइक्लोन. एक साइक्लोन है, स्टॉर्म है, उसकी वजह से एक विलेज पूरी तरह से क्या हुआ था? तहस नहस हुआ था. यानी कि नेचर से अगर कोई चीज़ इम्बैलेंस होती है, उसका बैलेंस नहीं होता है, तो उसका जो इफेक्ट है वो मानवीय जीवों पर होता है, मानव पर बहुत बुरा होता है. ठीक है, देखिए क्या हुआ था. ओडिशा, ओडिशा नाम आपने सुना होगा, लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्टल ऑफ इंडिया. अब ईस्टर्न सी कोस्टल जो है यानी कि पूर्वी समुद्री तट, भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है वहां पर ये ओडिशा स्टेट स्थित है. इज प्रोन टू साइक्लोन दैट ओरिजिनेट इन बे ऑफ बंगाल. अब यहाँ पर क्या हुआ था? एक बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी का नाम आपने सुना होगा. तो यहाँ पर एक साइक्लोन आया था. कब? 1718 अक्टूबर 1999, अक्टूबर 99 साल यानी कि सन 1999 साल में यहाँ पर एक बहुत बड़ा साइक्लोन या फिर हम उसे कहते हैं तूफान वहाँ पर आया था, साइक्लोन जिसे कहते हैं. हिट 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट, और उसका जो इफेक्ट है वो कितने डिस्ट्रिक्ट पर हुआ था उस स्टेट में? उड़ीसा के जो 5 डिस्ट्रिक्ट है, जिले हैं, उन डिस्ट्रिक्ट पे इस तूफान का बहुत ही भयानक विपरीत जो इफेक्ट है वो हुआ था. वो किस प्रकार हुआ था? अनदर सुपर साइक्लोन occurred on the 29 अक्टूबर 1999. अब देखिए यहाँ पर 2 बार साइक्लोन यानी कि तूफान से तबाही मची थी. एक तो 17-18 अक्टूबर 1999 और एक दूसरी तारीख है, डेट है, जिसे जो यहाँ पर दिखाई दी गई है 29 अक्टूबर 1999 यानी कि 29 अक्टूबर 1999. यानी कि ये जो 2 बार वहाँ पर साइक्लोन आया था जिससे बहुत भारी मात्रा में नुकसान वहाँ पर हुआ था, बहुत भारी मात्रा में लोगों का जानो माल का नुकसान हुआ था, लॉस हुआ था. अब आप लोगों को मालूम है कि साइक्लोन यानी कि तूफान आने के बाद घर या फिर जो भी कुछ टीन शेड हो या फिर जो पेड़ पौधे हो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? तहस नहस हो जाते हैं. आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जोरों की हवा छूटने के बाद पेड़ जोरों से हिलते हैं या फिर घर जो होते हैं टीन शेड से बने वाले होते हैं, कुछ लकड़ियों से बने वाले घर होते हैं, वो बहुत जोरों की हवा में क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं. और उसकी वजह से जो है लोगों का क्या होता है? बहुत भारी मात्रा में लॉस होता है. ठीक है,
दैट डिवास्टेड लार्ज पोर्शंस ऑफ द स्टेट। और इस तूफान ने क्या किया था कि वो जो उड़ीसा स्टेट है, उड़ीसा स्टेट का बहुत बड़ा जो एरिया है वो क्या हुआ था, वहां पर डिस्ट्रॉय हुआ था, नष्ट हुआ था। द डैमेजेस कॉज्ड वेयर मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर्स। अब ये डैमेज क्यों हुआ था, इसके क्या रीजन थे, देखिए ये मेनली 3 फैक्टर्स हम उसके बता सकते हैं, 3 रीजंस बता सकते हैं कि ये चक्रवात क्यों आया था, ये तूफान क्यों आया था। तो इसके 3 फैक्टर है, इसके 3 रीजन है, 3 रीजन है। देखिए पहला रीजन क्या है, विंड वेलोसिटी, रेन एंड टाइडल सर्ज। क्या क्या फैक्टर है इसके, देखिए विंड वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी का मतलब होता है पवन का वेग, यानी कि हवा जो होती है, हवा की गति। अब आप लोगों को मालूम है कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हवा की गति होती है वो बहुत ही भारी मात्रा में होती है। अगर हवा के विरुद्ध अगर जोरों से हवा हो या फिर ब्लोइंग हो रही हो, फ्लो हो रही हो, तो हवा के विरुद्ध चलना हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रेशर होता है विंड में, बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में हम प्रेशर महसूस कर सकते हैं। रेन एंड टाइडल सर्ज, रेन मतलब मालूम है आपको, वर्षा, बारिश, मालूम है ना। तो ये बारिश अगर कम हो तो उससे कुछ नुकसान नहीं होता है, लेकिन बहुत भारी मात्रा में अगर बरसात होती है, बारिश होती है, तो उसकी वजह से नदियां भर जाती है, नाले भर जाते हैं, समंदर भर जाते हैं, और उसकी वजह से जो है फ्लड सिचुएशन क्या हो सकती है, मौजूद हो सकती है। वहां पर फ्लड आ सकते हैं, जो नदियां होती है, नदियों में आपने रिवर्स को फ्लड आते हुए देखा होगा, ठीक है। और ये टाइडल सर्ज, यानी कि इसे क्या कहा जाता है, ज्वार भाटा, मराठी में कहते हैं भरती ओहोटी, यानी कि ये कहाँ पर होती है, ये एक्टिविटी कहाँ पर होती है, जो समंदर होते हैं उस समंदरों में ये अक्सर हमको टाइडल सर्ज देखने के लिए मिलता है। यानी कि इसमें अगर इम्बैलेंस होता है तो इसका जो इफेक्ट है ये मानव के जीवन पर बहुत भारी मात्रा में विपरीत रूप से होता है। द विंड्स ऑफ अप टू 260 किलोमीटर्स, ये जो हवा है, ये हवा का जो स्पीड है ये कितना था, 260 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हर घंटे लगभग 260 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि प्रति घंटा की रफ्तार से हवा क्या हो रही थी, बह रही थी, फ्लोइंग हो रही थी। अब आप लोग सोच सकते हो कि विंड का इतना बड़ा स्पीड अगर होगा तो उसके बीच में जो भी कुछ आया होगा, जो भी पेड़ पौधे होंगे, घर होंगे जो कि बहुत नाजुक होंगे, तो उन्हें क्या किया, उस हवा ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और उससे भारी मात्रा में क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ। अब देख सकते हो यहाँ पर आवर लास्टेड फॉर ओवर 36 आवर, यानी कि लगभग ये हवा का जो स्पीड है 260 किलोमीटर पर आवर, ये कब तक चलता रहा, लगभग 36 आवर्स, यानी कि 36 घंटों तक ये हवा बहती रही, फ्लोइंग होती रही, और उसके बीच में जो भी कुछ आया उसे वो डिस्ट्रॉय करती चली गई। कहां पर, ओडिशा स्टेट में, कहां पर, ओडिशा स्टेट। These high velocity winds uprooted trees and damaged the कुचा houses। अब जो ओडिशा में घर होते हैं ना, उन्हें कहते हैं कुचा हाउसेस, ये नाम है वहां के हाउसेस का, घरों का, जो घरों को दिया जाता है। तो जो कुचा हाउसेस थे, जो भी लकड़ियों से या फिर किसी और चीज से बनाए गए थे, उनको क्या पूरी तरह से बर्बाद किया गया इस हवा के द्वारा। और जो ट्रीज थे उन्हें अपरूट, यानी कि मूलों सहित, रूट सहित वो ट्रीज क्या हो गए, पूरी तरह से अपरूटेड हो गए, गिर गए। रूफ टॉप्स ऑफ सेवरल इंडस्ट्रियल शेड्स एंड अदर हाउसेस वेर आल्सो ब्लोन अवे। और इसी के साथ जो इंडस्ट्रियल एरिया हम देख सकते हैं, जो फैक्ट्रीज होती है, जो शॉप्स होते हैं, उनके शेड्स, यानी कि उन पर जो शेड थे, टीन शेड थे, टीन से बने हुए, वो क्या हो गए, वहां से हवा की वजह से वो उड़ गए। अदर हाउसेस वेयर आल्सो ब्लोन अवे, यानी कि जो भी कुछ छोटे छोटे नाजुक घर थे वो भी इस हवा में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुए, उनको क्षति पहुंची। देन आफ्टर देखिए क्या हुआ, पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम लाइंस स्नैप्ड कंप्लीटली। वहां का जो पावर सप्लाई था, यानी कि आप लोगों को जनरल सी बात है मालूम है, अक्सर बारिश के दिनों में हमारी जो पावर सप्लाई होती है वो क्या हो जाती है, कट हो जाती है, या फिर तूफान आए, साइक्लोन्स आए, स्टॉर्म में हम देखते हैं कि जनरली पावर सप्लाई कट होती है। उसी तरह से ओडिशा में जो हवा चल रही थी, ये जो तूफान आया था, उससे पावर सप्लाई पूरी तरह से क्या हो गई थी, कट हो गई थी। लोगों का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट
नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो टेलीकॉम सर्विसेज थी पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि वो जो लाइन से वो उस हवा से क्या हुई थी, टूट चुकी थी, स्नैप्ड कंप्लीटली, मतलब पूरी तरह से वो क्या होती, बंद हो चुकी थी, एक दूसरे से संपर्क होना मुमकिन नहीं था, पॉसिबल नहीं था। हेवी रेन ऑकर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइक्लोन फॉर 3 days कंटिन्यूअसली, और इसी के साथ, इस तूफान के साथ बहुत भारी मात्रा में क्या हुई, वर्षा हुई। वर्षा मतलब बरसात, बरसात 3 दिनों तक, लगभग 3 दिनों तक भारी मात्रा में वहां पर कंटिन्यूअसली बरसात हुई। These rains led to flooding in the major rivers of ओडिशा, और इस वजह से क्या हुआ, जो ओडिशा की मेजर रिवर थी, प्रमुख नदियां थी, उनको क्या आया, फ्लड। ठीक है। द साइक्लोनिक विंड्स caused tidal waves that swept 20 किलोमीटर्स। अब ये जो टाइडल वेव होती है, समंदर में जो भी कुछ लहरें उठती है, वो लगभग 20 किलोमीटर्स तक ऊपर उठने लगी। इनलैंड एंड ब्रॉट मैसिव डिस्ट्रक्शन टू द कोस्टल एरियाज। अब जो कोस्टल एरिया था, यानी कि किनारे पर रहने वाले जो भी कुछ गांव थे, जो भी कुछ लोग थे, वहां पर बहुत भारी मात्रा में क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, उनका नुकसान हुआ। द 7 and 10 meter high tidal wave intruded suddenly and caused massive damage to the standing paddy crops। अब ये जो धान के खेत थे, धान के खेतों में भी पानी घुस गया, धान की खेती की बहुत भारी मात्रा में क्या हुआ, मैसिव डैमेज, यानी भारी मात्रा में उन्हें डैमेज हुआ, नुकसान पहुंचा। आप लोगों को मालूम है, अगर भारी मात्रा में बरसात होती है तो खेतों में जो भी कुछ क्रॉप्स होते हैं उनको भी क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। द साइक्लोन ओरिजिनेटेड एज अ डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड नियर ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर। अब ये जो गल्फ है, गल्फ की खाड़ी जिसे कहते हैं, वो थाईलैंड जो प्लेस है वहां पर नियर ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर, यहां पर भी इसका असर दिखा। ऑन 25 October 1999 and gradually moved in a north westward direction. It is intensified into a super cyclone and hit the area between Irasama and Balikuda in Odisha on 29 October at 10:30 AM। देखिए, अब ये जो डायरेक्शन है, इस साइक्लोन की डायरेक्शन कहाँ पर बदल गई, फिर नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन, इन इंटेंसिफाइड इनटू सुपर साइक्लोन। अब इसका जो परिणाम था, इसकी जो दाहकता थी, वो क्या हो गई, बढ़ गई। हिट द एरिया, अब उसने जो और एक एरिया को हिट किया, कहां पर, इरासमा और बालिकुड़ा नाम का जो एरिया है उसे हिट किया, वहां पर जो है डिस्ट्रक्शन किया। कब, 29 अक्टूबर एट 10:30, यानी कि लगभग 10:30 बजे, जो 29 अक्टूबर हमने तारीख देखी है, डेट देखी थी, उस दिन ये जो इरासामा और बालिकुड़ा जो प्लेस थे, वहां पर इस सुपर साइक्लोन की वजह से क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, नुकसान हुआ, क्षति हुई। द सुपर साइक्लोन स्वेप्ट द एंटायर कोस्ट ऑफ ओडिशा इंक्लूडिंग द सिटीज ऑफ भुवनेश्वर एंड कटक एंड 28 कोस्टल टाउन्स। अब ये जो सुपर साइक्लोन है, यहाँ पर जो उड़ीसा में हम देख सकते हैं कि भुवनेश्वर का नाम आपने सुना होगा, ये भुवनेश्वर सिटी, कटक, ये जो सिटीज है, इस पर बहुत बुरा असर इसका हुआ। और इसी के साथ 28 कोस्टल टाउन्स जो थे, यानी कि लगभग किनारे से सटे हुए 28 टाउन जो थे, उन पर इस सुपर साइक्लोन का बहुत बुरा असर हुआ था। अबाउट 13 मिलियन पीपल वेयर अफेक्टेड। लगभग 13 मिलियन पीपल, यानी कि 13 मिलियन लोगों के जीवन पर इसका क्या हुआ था, असर हुआ था, उनका नुकसान हुआ था। अ लार्ज नंबर ऑफ लाइव स्टॉक वेयर कील्ड। अब जो भी कुछ जानवर रहते थे, जो भी कुछ लाइव स्टॉक यानी कि सजीव थे, जीव थे, वो बहुत भारी मात्रा में उसमें मारे जा चुके थे। स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ पैडी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वेयर हेवीली डैमेज्ड। इसी के साथ जो खेती बाड़ी की, अब जनरल सी बात है कि इतना बड़ा स्टॉर्म, इतना बड़ा साइक्लोन अगर हो, इतनी बड़ी भारी मात्रा में अगर बरसात हो, तो जो क्रॉप्स है उनको भी क्या होगा, उनका जो डिस्ट्रॉइंग होगा या फिर नुकसान होगा वो होगा। जो वेजिटेबल और फ्रूट के जो खेत थे वहां पर भी भारी मात्रा में डिस्ट्रक्शन देखा गया। ड्यू टू सैलिनाइजेशन caused by tidal surge, large tracts of agriculture land have turned infertile. Large tracts of sal, teak and bamboo plantation were disappeared. The mangrove forest between Paradip and Konark vanished. इससे क्या हुआ कि जो भी कुछ जंगल का एरिया था, फॉरेस्ट एरिया था, जो भी कुछ बाम्बू के जो भी कुछ एरिया रहते थे, बाम्बू प्लांटेशन का जो एरिया था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, डिसअपियर्ड हो गया। मैंग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन पैराडिप एंड कोनार्क
पूरी तरह से मैंग्रोव फॉरेस्ट जो थे, एक जो टाइप है मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट की क्या है, टाइप है। तो ये जो पैराडीप नाम का एक जो प्लेस है, वहाँ की जो फॉरेस्ट है वो पूरी तरह से वैनिश हो गए, पूरी तरह से तहस नहस हो गए, नष्ट हो गए। ओके, तो इस तरह से जो ओडिशा में साइक्लोन आया था और जो भारी मात्रा में बारिश हुई, उसकी वजह से इतना सारा नुकसान वहाँ पर उन लोगों को देखने के लिए मिला। और ये जो है, ये सब किस वजह से हुआ, ये नेचर में जो बैलेंस है वो पूरी तरह से क्या हुआ, बिगड़ गया, वो इम्बैलेंस हो गया सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, देखिए मॉइस्चर। मॉइस्चर किसे कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, ये वर्ड आपने सुना होगा कि मॉइस्चर किसे कहा जाता है। मॉइस्चर का मतलब होता है नमी। हवा में नमी होती है ना, हम कभी कभी कहते हैं कि आज थोड़ी सी गर्मी हो रही है, कभी कभी जो हवा होती है उसमें हमें वेटनेस महसूस होता है, तो देखिए उसे कहा जाता है मॉइस्चर। व्हेन वाटर एवापोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज, जब पानी एवापोरेट होता है, उसकी भाप बनती है फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज। अब आप लोगों को मालूम है, ये जो वाटर साइकिल आपने पढ़ी है, वाटर साइकिल के बारे में आप लोग जानते हो, तो किस तरह से बरसात होती है कि जो वाटर बॉडीज होती है, जो सीज होते हैं, रिवर्स होते हैं, उनमें से क्या होता है, पानी वेपर की फॉर्म में ऊपर जाता है, उसमें वेटनेस तैयार होता है, और वो जो प्रोसीजर है वो वाटर साइकिल में आपने पूरी तरह से किस तरह से पानी से वेपर तैयार होती है, उससे क्लाउड किस तरह से तैयार होता है, जो एटमॉस्फेयर है उसमें मॉइस्चर कैसे तैयार होता है, इसके बारे में वाटर साइकिल में आपने पूरी तरह से जानकारी ली है, आपको उसके बारे में जानकारी है। ओके, मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। अब मॉइस्चर जो है, जो हवा में होता है, मॉइस्चर का मतलब होता है जो हवा में वेटनेस होता है ना, उसे कहा जाता है मॉइस्चर। इज नोन एज ह्यूमिडिटी, उसे कहा जाता है ह्यूमिडिटी। क्या कहा जाता है उसे, ह्यूमिडिटी, यानी कि नमी। ठीक है, when the air is full of water vapor we call it a humid day। अब जब हवा में थोड़ी सी नमी पाई जाती है या फिर नमी हमें महसूस होती है, तो हम क्या कहते हैं, आज का दिन कैसा है, ह्यूमिड है, यानी कि आज की हवा में नमी है, थोड़ी बहुत गर्मी हमें महसूस हो रही है। As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases। अब जैसे जैसे एयर वार्म होती जाती है, इसकी कैपेसिटी, यानी कि इसका जो स्टॉक लेवल होता है, सामर्थ्य होता है, या फिर कैपेसिटी बोलते हैं हम उसे, होल्ड करने की कैपेसिटी, तो क्या होती है, वो वाटर वेपर इंक्रीजेस एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड। अब जैसे जैसे ये वार्म होती जाता है, उसकी जो वेपर की जो होल्ड करने की कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है, यानी कि जो हवा की जो नमी है वो बढ़ती जाती है। On a humid day, clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable। अब आप लोगों को मालूम है, जिस दिन ज्यादा गर्मी होती है, जिस दिन हवा में नमी होती है, उस दिन जो अपने कपड़े होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, वो क्या होते हैं, पूरी तरह से जल्दी ड्राई नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पर किसी भी तरह की सन से मिलने वाली जो हीट होती है वो हीट नहीं मिल पाती है, और हवा एक नमी युक्त हमें महसूस होती है, हवा में एक वेटनेस हमें महसूस होता है, उसकी वजह से जो क्लोथ्स होते हैं वो पूरी तरह से सूख नहीं पाते हैं। स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट एवापोरेट इजीली, हमारी बॉडी से जो स्वेट निकलता है वो पूरी तरह से या फिर इजीली, आसानी से क्या नहीं हो सकता, एवापोरेट नहीं हो सकता, वो सूख नहीं सकता है। मेकिंग अस वेरी अनकंफर्टेबल, और ये जो चीज है ये हमें क्या कर सकती है, अनकंफर्ट फील कर सकती है, करा सकती है। When the water vapor rises, it starts cooling। जैसे जैसे हवा में वेपर ऊपर उठती है, इंक्रीज होती है हवा में, एटमॉस्फेयर में वो वेपर ऊपर उठती है, तब क्या होता है, इसकी जो बॉइलिंग है या फिर इस ये क्या होती है, कूल होती जाती है, यानी कि इसकी जो ठंडक होती है वो बढ़ती जाती है, इसकी कूलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। द वाटर वेपर कंडेंसेस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और जैसे जैसे हवा में जो नमी होती है ऊपर जैसे जैसे उठती है, तो उसके क्या तैयार होते हैं, छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स, यानी कि पानी की छोटी छोटी जो है बूंदे तैयार होने लगती है। उसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे ऊंचाई पर वो वेपर जाती है, तो उससे क्या तैयार होता है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स तैयार होते हैं। क्लाउड्स आर जस्ट मैसेज ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। और जो बारिश गिरती है, तो ये बारिश कैसे गिरती है, इसी क्लाउड से, यानी कि जैसे जैसे वेपर ऊपर जाती है उसकी छोटी छोटी क्या होती है, बूंदे तैयार होती है, जो कि
क्लाउड्स के फॉर्म में हम स्काई में देखते हैं, और उसी से क्या होता है, बारिश होती है। When these droplets of water became too heavy to float in air, अब जब ये बारिश की बूंदें ऊपर उठते हुए जब टू हेवी हो जाती है, यानी कि बहुत हेवी हो जाती है, वजन में बहुत भारी हो जाती है और इनका हवा में तैरना मुमकिन नहीं होता है, then they come down as precipitation, और फिर बाद में क्या होता है, एज प्रेसिपिटेशन, यानी कि पर्जन्य। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है, ये वर्ड आप देख रहे हो, प्रेसिपिटेशन, इट्स कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन, मतलब पर्जन्य जिसे कहते हैं, जिसे हम सीधी भाषा में कह सकते हैं बारिश। जब ये वेपर क्लाउड में फॉर्म होती है, यानी कि जो वेपर्स के क्लाउड्स तैयार होते हैं, तो ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉप्स होते हैं, पानी की बूंदें होती है, वजन में बहुत भारी हो जाती है और ये हवा में क्या नहीं हो सकती, फ्लोट नहीं हो सकती। फिर बाद में क्या होता है, वो किस टाइप में नीचे आती है, प्रेसिपिटेशन, यानी कि बारिश के तौर पर। और हम कह सकते हैं या फिर कहते हैं कि आज क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। ओके, जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ व्हाइट ट्रेल बिहाइंड देम। देखिए, आप लोगों ने आकाश में से या फिर स्काई में से जेट प्लेन्स या फिर प्लेन्स, विमान आपने देखा होगा, उनके पीछे कभी कभी एक व्हाइट ट्रेल दिखाई देता है, यानी कि व्हाइट धुआं, है ना। आपने धुआं देखा होगा कि कभी कभी प्लेन जाते हैं, हम जैसे उसे कहते हैं कि रॉकेट जा रहा है, प्लेन जा रहा है ना, तो उसके पीछे कभी कभी हमें क्या दिखाई देता है कि धुआं दिखाई देता है। वो धुआं क्यों दिखाई देता है, देखिए, द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन कंडेंसेस। अब जो इंजन होते हैं ना प्लेन्स के, तो उसमें जो मॉइस्चर होती है, उसमें जो नमी होती है, वो क्या होती है, वो बाहर निकलती है, ठीक है ना। जो उनमें नमी होती है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में अगर नमी हो, ह्यूमिड हो, एटमॉस्फेयर अगर ह्यूमिड महसूस होता है, तो वहां पर क्या होता है, उनमें से जो भी कुछ धुआं निकलता है वो पूरी तरह से हमें क्लियरली दिखाई देता है। कहां पर, एटमॉस्फेयर में। वी सी ट्रेल्स ऑफ हिज कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट। तो ये जो कंडेंसेशन होता है, जिसे कंडेंस्ड यहाँ पर दिया, कंडेंसेशन यानी कि हवा में जो ह्यूमिड यानी कि नमी होती है, उस नमी की वजह से प्लेन के इंजन में से जो धुआं निकलता है वो क्या होता है, द्रवीभूत होता है, यानी कि वो थोड़ा सा जम जाता है। उसकी वजह से हमें एक व्हाइट ट्रेल प्लेन के पीछे दिखाई देता है। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। अब ये जो पर्जन्य होता है जो लिक्विड फॉर्म में अर्थ पर आता है, यानी कि बूंदों के काइंड में या फिर बूंदों के स्वरूप में नीचे धरती पर आता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, रेन, यानी कि बारिश हो रही है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। अब जो मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर जो होता है, यानी कि बारिश गिरने के बाद जो भी कुछ पृथ्वी के सतह पर, अर्थ के सतह पर जो भी कुछ पानी जमता है, वो पूरी तरह से, जो भी कुछ नदी नाले हैं उनमें पूरी तरह से वो क्या हो जाता है, मिल जाता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। अब प्लांट्स को जो है पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। अब वो जो प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर को प्रिजर्व करते हैं, संरक्षित करते हैं। When trees on hill sides are cut, rainwater flows down the bare mountains and can causes flooding of low lying areas। अगर जो हिली एरिया हो, जंगली एरिया हो, वहां पर अगर ट्रीज कट डाउन किए जाते हैं, तो रेन वाटर की वजह से क्या होता है, पूरी तरह से वो पानी गांव में आ जाएगा या फिर जो इलाके हैं उनमें आ जाएगा। द बेयर माउंटेन्स कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज। और उसकी वजह से क्या होगा, फ्लड, यानी कि जो नदियों में फ्लड आता है, उनके जैसे जो एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, उन एरियाज में फ्लड आने की संभावना होती है। यानी कि जो हमने क्या करना चाहिए, जो हिली एरिया होता है, हिली एरिया में ट्रीज का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। अब रेनफॉल की 3 टाइप्स है, 3 प्रकार होते हैं पर्जन्य वर्षा के। कौन कौन से होते हैं, देखिए, द कन्वेक्शनल रेनफॉल, द ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, 3 यहाँ पर टाइप दी गई है। अब कन्वेक्शनल रेनफॉल पहला है, जिसे कहा जाता है संवहन वर्षा, यानी कि जो सतह पर पानी जो
वर्षा होती है, बरसात होती है, और जो पानी बहता है उसे कह सकते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। संवहन वर्षा जिसे कहते हैं द ओरोग्राफिक रेनफॉल, यानी कि भौगोलिक वर्षा, यानी कि आप देख सकते हो ना किसी प्लेस पर ज्यादा वर्षा या फिर ज्यादा बरसात कभी कभी हम देखते हैं, या फिर कोई ऐसे प्लेस होते हैं जहां पर भारी मात्रा में हमेशा ही क्या होती रहती है, बरसात होती है, उन्हें कहते हैं ओरोग्राफिक यानी भौगोलिक। ठीक है, और एक है साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, उसे कहते हैं चक्रवाती वर्षा या फिर चक्रवाती बरसात हम कह सकते हैं इसे। ठीक है, साइक्लोनिक रेनफॉल, इस साइक्लोनिक रेनफॉल से फ्लडिंग जैसे प्रॉब्लम आते हैं, फ्लड आना, बहुत भारी मात्रा में जो लोगों को नुकसान होता है, जंगलों में नुकसान होता है, या फिर लाइव स्टॉक का जो डिस्ट्रॉय होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, वो इस साइक्लोनिक रेनफॉल की वजह से होता है। यहाँ पर जो आपको फिगर्स दी गई है, फिगर्स आपको अच्छी तरीके से देखकर समझ लेना है कि कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल किसकी वजह से होता है, ये सब जानकारी यहाँ पर हमें दी गई है, जो है फिगर 4.5 में। ठीक है, आपके बुक में आप ये अच्छे तरीके से देख सकते हो। नेक्स्ट है, देखिए, रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम लोगों को मालूम है कि पानी सब सजीवों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए, सर्वाइव करने के लिए। यानी कि अगर हमें जिंदा रहना है तो सारी चीजों का बैलेंस होना जरूरी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी होती है, पानी। तो ये सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण चीज होती है कि पानी अवेलेबल हो। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। अब रेन की वजह से क्या होता है, अर्थ का जो सरफेस होता है, अर्थ की जो सतह होती है, वहां पर एक फ्रेश वाटर यानी कि पानी अच्छे तरीके से मिल पाता है, अच्छा पानी मिल सकता है। इफ रेनफॉल इज लेस, वाटर स्केसिटी एंड ड्रॉट ऑकर। अगर जनरल सी बात है, जाहिर सी बात है, अगर रेनफॉल नहीं होता है, बारिश नहीं होती है, तो वहां पर क्या हो सकता है, पानी की किल्लत हो सकती है। वाटर स्केटिसिटी मतलब पानी की किल्लत, पानी की कमी। और ड्रॉट ऑकर यानी कि जो सूखा होता है, तो अब राजस्थान का जो इलाका होता है या फिर डेजर्ट इलाका जिसे हम कहते हैं, वहां पर जो पानी की किल्लत होती है, पानी की कमी होती है, उसे कहा जाता है ड्रॉट ऑकरिंग, यानी कि वहां पर पानी बहुत ही कम मात्रा में हमें मिलता है। ऑन द अदर हैंड, इफ इट इज मोर, फ्लड्स टेक प्लेस। और अगर उसी जगह पर पानी अगर बहुत भारी मात्रा में होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो वहां पर क्या आ सकते हैं, फ्लड्स आ सकते हैं। तो इसका एक अच्छा बैलेंस होना बहुत जरूरी है, यानी कि पानी बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भारी मात्रा में भी नहीं होना चाहिए। और इसका बैलेंस बनाए रखने के लिए अर्थ पर जो ट्री कटिंग है, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना चाहिए। ट्रीज की कटिंग नहीं होनी चाहिए, फॉरेस्ट एरिया ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ओके, यहाँ पर दिया गया है ब्लू बॉक्स में, डू यू नो अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर स्नो, स्लीट, हेल। और प्रेसिपिटेशन यानी कि पर्जन्य के दूसरे फॉर्म्स कौन से होते हैं, स्नो, यानी कि छोटे छोटे स्नो के गोले आप देख सकते हो कभी कभी, स्लीट, हेल, इसके जैसे हेल स्टॉर्मिंग होता है ना, उसके जैसे ये एक पर्जन्य वर्षा के टाइप्स है। एज दिस वे स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड this lesson. I hope you all understand this very well. Next part we will learn in next video. Thank you.